नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड रजत जयंती पर विधानसभा में विशेष सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी शामिल। गैरसैंण को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने सामने, हरीश रावत ने उठाई मांग, भाजपा ने किया पलटवार, राजनीतिक बयानबाजी तेज। उत्तराखंड में बाहरी वाहनों पर ग्रीन सेस लागू, दिसंबर से देना होगा एंट्री टैक्स। सरकार का दावा, प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा में होगा सुधार। धामी सरकार का जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर, अब तक पकड़े गए 339 भ्रष्ट अधिकारी, 3 साल में 78 आरोपी भेजे गए जेल। सतर्कता अभियान शुरू, 9 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम। रजत जयंती सप्ताह में पारदर्शिता पर फोकस। लोहाघाट डिपो में बस चालकों की हड़ताल, परिवहन निगम अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप, यात्रियों को हो रही भारी दिक्कतें। डीएम ने लिया संज्ञान, एजीएम से वार्ता के बाद बस संचालन बहाल। और टिहरी के तोता घाटी में भीषण सड़क हादसा, डोईवाला के 3 युवकों की दर्दनाक मौत, 250 मीटर गहरी खाई में गिरी पिकअप। एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड राज्य के गठन की रजत जयंती के अवसर पर 3 और 4 नवंबर को देहरादून के विधानसभा भवन में विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शामिल होना प्रस्तावित है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यह विशेष सत्र उत्तराखंड के लोगों के सपनों की राजधानी गैरसैंण में होना चाहिए और यदि राष्ट्रपति गैरसैंण से विधानसभा को संबोधित करती तो उत्तराखंड का गौरव पूरे देश और दुनिया के सामने आता। दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत ने केवल गैरसैंण का राग गाया है, लेकिन उसे राजधानी का नाम केवल बीजेपी ने दिया। बहुत अच्छा किया, मगर ये विशेष सत्र उत्तराखंड के लोगों की सपनों की राजधानी गैरसैंण में होना चाहिए। और यदि देश की महामहिम राष्ट्रपति भराड़ीसैंण के उस उतंग शिखर से हमारी विधानसभा को संबोधित करती तो हमारी विधानसभा का और हमारे राज्य का गौरव और बुलंदियों पर पूरे देश और दुनिया के सामने आता है। हरीश रावत जी को राज्य के विकास से कुछ लेना देना नहीं। हरीश रावत जी ने गैरसैंण केवल गाया है, लेकिन गैरसैंण को राजधानी का नाम ये बीजेपी नहीं दिया है। और जहाँ तक रजत जयंती का विषय, तो 25 वर्षों के अंदर प्रदेश ने जो विकास की गति पकड़ी है उस पर सदन के अंदर चर्चा होगी। देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया 2 तारीख को आने वाली है, 3 तारीख को सदन के सत्र को संबोधित करेंगे। ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उत्तराखंड आने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों को अब जेब ढीली करनी पड़ सकती है। राज्य सरकार दिसंबर के महीने से बाहरी वाहनों पर ग्रीन सेस यानी कि एंट्री टैक्स लगाने जा रही है। सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य में प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आगामी दिसंबर माह में बाहरी राज्यों के वाहनों को उत्तराखंड में प्रवेश करने पर एंट्री टैक्स देना होगा। सरकार ने इस टैक्स को ग्रीन सेस का नाम दिया है। राज्य सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। अब तैयारी अंतिम चरण में है और अपर आयुक्त परिवहन एसके सिंह का कहना है कि दिसंबर माह में ग्रीन सेस लेना शुरू कर दिया जाएगा। दूसरे राज्यों से आने वाली हर गाड़ी में ऑटोमेटिक वसूली फास्टैग से होगी। सारी प्रक्रिया ANPR कैमरों की नजर में रहेगी। इस ग्रीन सेस से 100 से 150 करोड़ रुपए सालाना राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए परिवहन विभाग ने एक निजी कंपनी से करार किया है, जो राज्य की सीमाओं पर 16 स्थानों पर लगे ANPR कैमरों के जरिए बाहर से आने वाले वाहनों की पहचान करेगी। ये कैमरे गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की सीमाओं पर 16 स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। एक एंट्री गेट हिमाचल प्रदेश के पाउंटा साहिब के पास और बाकी यूपी बॉर्डर पर होंगे।
अगर कोई वाहन एक दिन के भीतर दोबारा राज्य में प्रवेश करता है तो उसे दोबारा शुल्क नहीं देना होगा। मतलब ये सेस 24 घंटों के लिए ही मान्य होगा। इसके लिए संबंधित कंपनियों को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से पेमेंट गेटवे की अनुमति भी मिल चुकी है। दूसरे राज्यों से आने वाले दोपहिया, इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को पूरी तरह छूट दी जाएगी। सरकारी वाहन, एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन को भी इस शुल्क से अलग रखा गया है। पूरे देश को, दुनिया को, भूमंडल को जहाँ अच्छा पर्यावरण देता है, अच्छी हवा, पानी, सभी प्रकार का हमारा 71% भूभाग यहाँ पर वनों से आच्छादित है। और राज्य में लोग आएंगे, पूरे देश भर से आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन पर्यावरण के संरक्षण में जो हमारा योगदान है, जो हमारी भूमिका है, उसमें सबका भी थोड़ा थोड़ा अंश सम्मिलित हो जाएगा। सरकार का कहना है कि इस ग्रीन सेस से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, सड़क सुरक्षा और शहरी परिवहन सुधार में किया जाएगा। यह कदम राज्य की स्वच्छ और सुरक्षित यातायात नीति को मजबूती देगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड से पहले हिमाचल प्रदेश में भी निजी वाहनों से एंट्री टैक्स के रूप में ऐसा शुल्क लिया जा रहा है। अब देवभूमि भी उसी राह पर आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार द्वारा ग्रीन सेस का इम्प्लीमेंटेशन अभी कमिंग नवंबर से प्रस्तावित है, जो पूरी तरह से ऑनलाइन होगा और बाहर राज्य से आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उन पे क्लास वाइज, कैटेगरी वाइज इस पे चार्जेस लिए जाएंगे। जैसे अगर स्मॉल LMB कार है उसके 80 रुपये है और जो ट्रक हैं उन पे एक्सल वेट के हिसाब से रखा गया है। कोई अगर 3 महीने का पास बनवाना चाहता है तो वो भी बन सकता है और पर एंट्री इसमें चार्ज लिया जाएगा। हमारे जो यहाँ उत्तराखंड की जो गाड़ियाँ हैं, जो न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी हम लेते हैं, लेकिन अब ये ऑनलाइन जो हमारा वसूला जाना है, जो हमारे ENPR कैमरे पूरे प्रदेश भर के चेक पोस्टों पे हमारे लग चुके हैं, वहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी उनको ENPR के माध्यम से फास्टैग के थ्रू काटेंगे। ग्रीन सेस के रूप में अब बाहरी वाहनों को उत्तराखंड में प्रवेश के लिए शुल्क देना होगा, जबकि इलेक्ट्रिक, CNG और सरकारी वाहनों को इससे छूट रहेगी। सरकार का दावा है कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक यातायात व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन साबित होगा। उत्तराखंड डेस्क से स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड में ग्रीन टैक्स को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद संगठन और सरकार से जुड़े हुए राजनेता इसका समर्थन करने लगे हैं। सरकार में शामिल विधायक विनोद चमोली और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया और ये माना कि उत्तराखंड प्रतिवर्ष अपनी जनसंख्या से 10 गुना ज्यादा लोगों की व्यवस्थाएं प्रदेश में जुटा रहा है। तो मैंने ये भी कहा था कि केंद्र सरकार को हमको कंपनसेट करना चाहिए, क्योंकि पूरे देश से यहाँ पर यात्री आते हैं और हमको अतिरिक्त व्यवस्था उसके लिए जुटानी पड़ती है। और कहीं ना कहीं हमको जो प्रदेश का जो हिस्सा होता है, जिससे हम प्रदेशवासियों की सेवा कर सकते हैं, उससे कर्टेल करके हमको उस यात्रा को कैटर करना पड़ता है। तो मैंने ये भी मांग की थी उस समय कि केंद्र सरकार प्रतिवर्ष हमको कम से कम 1000 करोड़ रुपया उस यात्रा को सुलभ ढंग से कराने के लिए दे। ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो अगर इस तरह का शुल्क लग रहा है तो मैं समझता हूँ उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। उस पैसे को हम यहाँ पर जो हमारी ग्रीनरी है उसको मेंटेन करने के लिए लगा सकते हैं, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए लगा सकते हैं, स्वच्छता को के लिए लगा सकते हैं। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिस पर उस पैसे का खर्चा किया जा सकता है। अब अपना एक अलग स्थान है, लेकिन पिछले दिनों बड़ी संख्या में हमारे यहाँ यात्रा बढ़ी है। यात्रा बढ़ती है तो मन संपदा है, पर्यावरण कहीं ना कहीं दूषित होने की संभावना रहती है। बड़ी संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड की डिस्कॉर्सिस चीजें रहती हैं। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है और राजस्व की दृष्टि से भी राज्य के अंदर हम जहाँ वृक्षारोपण करते हैं, अनेकों पर्यावरण के कार्यक्रम चलाते हैं, तो बड़ी संख्या में धनराशि की आवश्यकता होती है। मैं मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करता हूँ कि बाहर से आने वाले ऐसे जितना भी दूसरे स्टेट के वाहन हैं उन पर ग्रीन टैक्स लगे। स्वाभाविक रूप से स्वतः ही आम नागरिक भी जो भारतवर्ष का उत्तराखंड में आना चाहता है, वो उत्तराखंड को शुद्ध वायुमंडल, शुद्ध वातावरण देखना चाहता है, उसमें सबका सहयोग रहेगा। उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए हुए है। सीएम धामी ने आज सचिवालय में कहा कि राज्य गठन के बाद से सतर्कता विभाग की त्वरित कार्रवाई के चलते अब तक 339 भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जा चुके हैं। पिछले 3 साल में 78 भ्रष्टाचारियों सहित अन्य मामलों में 27 से ज्यादा व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
सीएम ने इस दौरान सचिवालय में सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी थीम पर आधारित जन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है और ये अभियान राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर तक चलेगा। ये सब तब हो रहा है जब राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने के मौके पर 3 से 9 नवंबर तक रजत जयंती सप्ताह मनाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य अपने स्थापना दिवस 9 नवंबर को 25 साल पूरे करने जा रहा है और इस अवसर को सरकार एक स्वर्णिम पर्व के रूप में मनाने जा रही है। संस्कृति विभाग के सचिव युगल किशोर पंत ने बताया कि 1 से 9 नवंबर तक पूरे राज्य में हिमालयी राज्यों का संगीत, कला और संस्कृति उत्सव आयोजित होगा। देहरादून के कैंट स्थित सांस्कृतिक केंद्र में इस दौरान विविध विषयों पर कार्यशालाएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड के साथ साथ अन्य हिमालयी राज्यों की बात करें तो वहां के कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियों से लोक संस्कृति का समृद्ध रंग बिखेरेंगे। एक से 9 नवंबर के बीच में जो हमारी 25वीं वर्षगांठ है उसके अवसर पर बृहद हिमालयी राज्यों का संगीत, कला और संस्कृति को मनाने के लिए एक उत्सव मनाया जा रहा है गढ़ी कैंट हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में। इसमें विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं होंगी, टॉक शोज होंगे और विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, और उसमें उत्तराखंड के कलाकार भी हैं और बाहरी राज्यों के कलाकार भी हैं। उनके द्वारा एक बृहद कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को विशेष स्थान देने की तैयारी में है और इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखा जाएगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि गोलापार में होने वाले कार्यक्रम में महिलाओं पर विशेष फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है और इस रजत जयंती वर्ष में ये समीक्षा की जाएगी कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाएं किस तरह और बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। सशक्तिकरण की दिशा में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कार्य कर रही है, उसी को देखते हुए रजत जयंती वर्ष में भी महिलाओं को एक खासा स्थान देने का कार्य किया जा रहा है। इस रजत जयंती वर्ष में हमारी राष्ट्रपति जी की जहां तक संभावना है वो रहेंगी दौरे पर, और गोलापार में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें महिलाओं पर एक विशेष फोकस दिया जाएगा। पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद महिलाओं में क्या विकास देखने को मिला है, महिला सशक्तिकरण में क्या विकास देखने को मिला है, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाएगा, फोकस दिया जाएगा। और इस रजत जयंती वर्ष में महिलाओं को किस प्रकार और विकसित बनने की दिशा में, विकसित भारत बनने की दिशा में किस प्रकार और योगदान किया जा सकता है, इस पर फिर से विचार किया जाएगा। पुनः विचार करके एक विकसित भारत बनाने की दिशा में महिलाओं का कैसे योगदान और हो सकता है, उस पर पूरी तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड परिवहन निगम के उच्च अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए लोहाघाट डिपो के बस चालकों और परिचालकों ने आज हड़ताल कर दी। इसके कारण लोहाघाट से परिवहन निगम की बसों का संचालन ठप पड़ गया। दीपावली पर्व मनाकर अपने कार्यक्षेत्र को लौट रहे यात्रियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। चालकों ने कहा कि नैनीताल के स्टेशन प्रभारी की शिकायत पर एजीएम लोहाघाट ने बिना स्पष्टीकरण और बिना जांच के चालकों के मार्ग बंद करने के आदेश दिए हैं। मामले का जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए मंडलीय प्रबंधक टनकपुर को तुरंत मामले के समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद एजीएम लोहाघाट धीरेन्द्र वर्मा ने चालकों से वार्ता की और दोनों चालकों को उनके तय मार्ग में ड्यूटी करने के लिखित निर्देश दिए। इसके बाद सभी चालक और परिचालक हड़ताल से लौट आए। में
बात ये थी कि नैनीताल जो हमारी सेवा चलती थी तो वहाँ इंचार्ज द्वारा ये कहा जाता था कि कभी कभार वहाँ नैनीताल में अकस्मात भीड़ बढ़ जाती है तो इस वाहन को वो हल्द्वानी तक संचालित करते थे। तो इसमें उनके द्वारा निर्देश दिया जाता था कि आप हल्द्वानी तक वो आइए, भीड़ क्योंकि नैनीताल में काफ़ी बढ़ गई है। तो इसी क्रम में एक दो बार कहा गया इनसे, तो इसी क्रम में जो है फिर इनका मार्ग परिवर्तित किया गया। जो हमारी गाड़ी रोड में संचालित हो जाती है, वो अपने स्थान तक पहुंच जाती है तो उनको दोबारा भेजा जा रहा है। इसमें हमारे परिचालकों को जो है कि बहुत ही दोष उत्पन्न हो रहा है। और दूसरी समस्या ये है कि अगर हमारे जो गाड़ियाँ दिल्ली मार्ग में जाती हैं उनको केवल 20 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, और जो टनकपुर से CNG गाड़ियाँ अनुबंधित बसें चल रही हैं उनको 1-1 घंटे का समय दिया जा रहा है। जो हमारा जो 20 मिनट में हमारी सवारियाँ छूट जा रही हैं और उनको जो है कि 1-1 घंटा समय दिया जा रहा है। 31 अक्टूबर तक सभी सड़कों को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त करने को लेकर मुख्यमंत्री स्तर से निर्देश दिए गए हैं, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग कुमाऊं कमिश्नर से लेकर DM नैनीताल तक कर रहे हैं। अभी कई सड़कें हैं जो गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष राजनीति कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त के दावे फेल नजर आ रहे हैं क्योंकि अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूरे राज्य भर के अंदर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। 90% से ज्यादा सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। कुछ जगहों पर बजट की कमी या अन्य कारणों से काम रुका हुआ है। सड़कों के जो हालात हैं, जो सैलानी भी आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, आप अगर उनसे पूछ लीजिए कि काठगोदाम से लेकर रानीबाग और उसके अलावा अगर भीमताल वाला जो बेंड है वहां से लेके पूरे भीमताल की सड़क, ये बहुत बड़े उदाहरण है। गड्ढा मुक्त अगर ये हो चुकी हैं तो आप हमें लाके दिखा दीजिए। हल्द्वानी शहर की मैं बात करूं, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे जगह जगह पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बेवकूफ बनाया जा रहा है और मेरे हिसाब से उन्होंने अगर सख्त निर्देश दिए थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो, तो उनके निर्देशों का पालन होना चाहिए था। और बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसे खुलेआम झूठ बोला जा रहा है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। 90 से लेके 95% सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। आज ये कोई आया हरिद्वार में, वो नदीवार से आया, 60% सड़कें गड्ढा मुक्त, धीरे धीरे काम हो रहे हैं। और कुछ संसाधन होते हैं, सरकार बहुत सख्त है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे दिए और जो इस काम को पूरा नहीं करेगा, 31 अक्टूबर तक का समय दे रखा है, 31 अक्टूबर तक का, और उसके बाद सरकार बहुत सख्त है, इस पर कार्रवाई होगी। मेरी लगातार कुमाऊं के गड्ढे के बारे में दीपक रावत जी कमिश्नर जो मुख्यमंत्री सचिव उनसे चर्चा हो रही थी। नगर निगम में कोई फंड की कुछ कमी है तो कल उन्होंने कहा कि हमने कहा उसकी व्यवस्था करें, सरकार तक मैसेज देंगे कैसे कोई व्यवस्था हो सकती है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो भी पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा मुख्यमंत्री हैं जो हर चीज पर नजर रखते हैं। हल्द्वानी नगर निगम हल्द्वानी द्वारा शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। ट्रंचिंग ग्राउंड में अपशिष्ट निस्तारण के लिए दूसरी प्रोसेसिंग मशीन को इंस्टॉल कर चालू किया गया। 2 मशीनों के संचालन से अब पुराने एकत्रित कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया दोगुनी तेजी से हो सकेगी। मुख्य नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बताया कि नगर क्षेत्र में प्रतिदिन बड़ी संख्या में अपशिष्ट इकट्ठा होता है। दूसरी प्रोसेसिंग मशीन शुरू होने से न केवल अपशिष्ट निस्तारण की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता मिशन को भी बल मिलेगा। लेगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट का एक प्लांट पहले से डंपिंग ग्राउंड में हमारे चल रहा था, और ये ट्रंचिंग ग्राउंड में दूसरा लेगेसी वेस्ट का भी जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है उसको चालू कर दिया गया है। इससे जो हमारा लेगेसी वेस्ट जमा है वहाँ पर, उसके निस्तारण की क्षमता डबल हो गई है और शीघ्र ही इसके जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है वो लेगेसी वेस्ट को जल्दी निस्तारित करेगा, और जो अवशेष कूड़ा है उसको कुछ कंपनीज द्वारा संपर्क किया गया, उनसे क्रय किया जाना है जो बची हुई प्लास्टिक्स वगैरह हैं, और जो अवशेष गीला वाला मिट्टी वाला कूड़ा है उसको जो भरान इत्यादि जो कार्य है उसमें लाया जाएगा। रुड़की शहर को आज एक और नई सौगात मिली है। शहर में बढ़ती आवारा कुत्तों की संख्या और उससे आम जन को हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इब्राहिमपुर क्षेत्र में एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी कि ABC सेंटर का शुभारंभ किया गया।
इसका उद्घाटन मेयर अनीता देवी अग्रवाल और मुख्य नगर आयुक्त राकेश चंद्र तिवारी ने किया। नगर निगम रुड़की की इस पहल का उद्देश्य शहर में स्ट्रीट डॉग्स की जनसंख्या को नियंत्रित करना, साथ ही पशु कल्याण और मानवीय मूल्यों को बनाए रखना है। इस सेंटर में आवारा कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण, उपचार, भोजन व्यवस्था और स्वच्छ एवं सुरक्षित देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मेयर अनीता देवी अग्रवाल ने कहा कि यह सिर्फ एक व्यवस्थागत कदम नहीं, बल्कि शहर की जनसुरक्षा और पशु संरक्षण दोनों के लिए एक संवेदनशील पहल है। नगर निगम रुड़की ने स्पष्ट संदेश दिया कि शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और संवेदनशील बनाना ही उसका संकल्प है और इस दिशा में कदम लगातार जारी रहेंगे। वो सभी को बधाई और बस सभी अपने अपने रुड़की को, पूरे शहर को डॉग्स के लिए सभी यहाँ पे अपने नसबंदी के लिए यहाँ पे लेके आए सभी लोग। बहुत लोग परेशान थे, बस अभी परेशानी का खत्म हो गई। बहुत हमले भी हुए हैं, हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन चीज़ों को लेकर के आ गई, उन चीज़ों पर लगाम लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अब यहाँ पे बिल्कुल ये नसबंदी होएगी। यहाँ पे सभी वार्डों के, सभी शहर के यहाँ पे लाए, यहाँ पे सभी पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जागेश्वर धाम पहुंचे हुए हैं, यहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं जागेश्वर धाम, सीधी तस्वीरें। पूजा अर्चना करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे हुए हैं। वंदे देवहुमावयं ओम श्री हरिष्णवे नमः। हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्रीमद्भगवत्पुरुषस्य विष्णुरडाज्ञया प्रवर्तमाशात्यः श्रीब्राह्मणोहित जीवरार्धे श्रीश्वेतवाराहकलवे सत्ये द्वारांतर्गत फलप्राप्तार्थं सकल मनोकामना संसिद्ध्यर्थं रोग व्याधि कष्टकराव दुर्धरिद्र निवारण निमित्तेन विशेष रूपेण भगवान श्री जागेश्वर श्री महामृत्युंजय आशीर्वाद सकल। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में 7 दिवसीय साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सल्ट विधायक महेश जीना ने दीप प्रज्वलित कर किया। संस्कृति विभाग से संबद्ध प्रसिद्ध लोक गायिका लता पंत और शोभा पंत की टीम द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम और छोलिया नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का संचालन मीता उपाध्याय ने किया। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे तहसील सल्ट के मरचूला में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 7 दिवसीय साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण कार्यक्रम में पैराग्लाइडिंग, हॉस्पिटैलिटी, बर्ड वॉचिंग, एंगलिंग, हॉट एयर बलून का प्रशिक्षण करीब 100 युवाओं को दिया जाएगा और प्रमाण पत्र भी सौंपे जाएंगे। अल्मोड़ा के मरचूला क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने हेतु कुल 100 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है विभिन्न साहसिक गतिविधियों में, जिसमें से पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलूनिंग, एंगलिंग एक्टिविटी, बर्ड वॉचिंग एक्टिविटी और इसके साथ साथ यहाँ के जो युवा हैं उनको होटल मैनेजमेंट की बेसिक एक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है 7 दिवसीय, जिसमें उनको होटल मैनेजमेंट से संबंधित सभी गुण सिखाए जाएंगे। और साहसिक गतिविधियों में भी बाकी जो अन्य साहसिक गतिविधियाँ हैं उसमें भी उनको 7 दिन के लिए गुण सिखाए जाएंगे साहसिक गतिविधियाँ। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।